आइए हम आलोचनात्मक समीक्षा देखते हैं। दरअसल हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक चीज़ छूट गई थी, आलोचनात्मक समीक्षा। हम जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीति थी उसकी व्याख्या करते हुए हम भूल गए कि हमें आलोचनात्मक वाला पक्ष पे भी ध्यान देना है, तो वो छूट गया था। जब हमने वीडियो देखा और यहाँ बनाने के बाद तब मेरे ध्यान में आया। तो देखते हैं आलोचनात्मक समीक्षा, क्योंकि जो 69 में प्रश्न पूछा गया है वो है उदारवादी चरण के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा। तो उदारवादी चरण के जो नेता थे, उनके जो कार्यक्रम थे, उनकी जो रणनीति थी, उनकी कुछ आलोचना की जाती है। तो आलोचनात्मक समीक्षा में हम दो चीजें देखेंगे। एक तो आलोचना के पॉइंट देखेंगे कि किन आधारों पर उनकी आलोचना होती है, और दूसरा सकारात्मक योगदान। जब हम आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा, तो केवल आलोचना नहीं करते हैं, उनके जो सकारात्मक पक्ष थे उनकी भी चर्चा करते हैं। तो उनकी आलोचना किन आधारों पर होती है, आइए देखते हैं। एक है संवैधानिक राजनीति। उनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि वो संविधान के दायरे में ही रहते हुए आंदोलन चला रहे थे, लेकिन उसका सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे आज भी आप देखेंगे कि संविधान के दायरे में रहते हुए लोग जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको बहुत दिनों तक संघर्ष करना पड़ता है, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सरकार जल्दी सुनने को तैयार नहीं होती। तो ये जो संवैधानिक राजनीति थी इसकी भी आलोचना की गई, क्योंकि सरकार इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। और इनकी संवैधानिकता की राजनीति की आलोचना करते हुए उग्रवादी नेता जो बाद के थे, जिनको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उन उग्रवादी नेताओं ने इनकी राजनीति, जो संवैधानिकता की राजनीति थी, इनको भिक्षावृत्ति की राजनीति कहा। इनकी आलोचना करते हुए क्या कहा, भिक्षावृत्ति की राजनीति, भिक्षावृत्ति। इन जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने कहा कि ये उनके सामने भीख मांग रहे हैं और इनको बदले में पत्थर मिल रहा है। ऐसा स्टेटमेंट लाला लाजपत राय ने दिया था कि ये लोग भीख मांग रहे हैं और बदले में इनको पत्थर मिल रहा है। तो एक इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है कि इनका संवैधानिक राजनीति जो था उससे ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी, और इनके आधार पर आलोचना की जाती है। दूसरी इनकी आलोचना की जाती है जनशक्ति में अविश्वास। चूंकि उदारवादी चरण के नेताओं को लगता था कि भारत की जनता अभी पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित नहीं है, राष्ट्रवाद इन सब चीज़ों से अवगत नहीं है, तो उनके साथ मिलकर जन आंदोलन नहीं किया जा सकता। जबकि ये उनकी गलत सोच थी, क्योंकि इनके बाद के जो लोग आते हैं, चाहे उग्रवादी चरण के लोग हो जो बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, या फिर महात्मा गांधी को देखेंगे तो वो इन्हीं लोगों के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं, जिनको उदारवादी चरण के नेता जिन जनता की शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं। तो एक दो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। तीसरा इनका सामाजिक आधार। जो उदारवादी चरण के नेता था उनका सामाजिक आधार बहुत सीमित था। मुख्य रूप से वो शिक्षित मध्य वर्ग थे, जिसमें डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक, इसी तरह के लोग थे, और इनका सामाजिक आधार बहुत चौड़ा था, बहुत सीमित था। ये शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, गांव के किसान, मजदूर, इन वर्गों में इसका कोई प्रभाव नहीं था। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। इनकी चौथी आलोचना की जाती है जमींदारों को लेकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के दौरान इनमें जमींदारों का प्रभाव अधिक था, बहुत सारे जमींदार इनमें शामिल थे। तो इन जमींदारों के प्रभाव में ही कहा जाता है कि जब 1885 में बंगाल रैयतवाड़ी कानून पास किया गया था सरकार के द्वारा, तो उनका उदारवादी चरण के नेताओं ने विरोध किया था। इसके अलावा उदारवादी चरण के नेताओं की ये मांग थी कि जो बंगाल की जमींदारी व्यवस्था है उसको देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाए। ये कहा जाता है कि ऐसा जमींदारों के प्रभाव के कारण ही उदारवादी चरण के नेताओं ने एक तो बंगाल रैयतवाड़ी कानून का विरोध किया, दूसरा जमींदारी व्यवस्था को दूसरे हिस्सों में भी लागू करने की मांग की। जबकि सच्चाई ये थी कि जमींदारी व्यवस्था से किसानों को परेशानी हो रही थी। ये जरूर था कि जमींदारों को कुछ फायदा हो रहा था। तो इस आधार पर आलोचना की जाती है कि जिस चीज में जमींदारों का फायदा था उसी बात को ये उदारवादी चरण के नेता आगे बढ़ा रहे थे, जबकि किसानों की जो हित की बात थी उसको ये नज़रअंदाज कर रहे थे। तो ये 4-5 बिंदुओं के आधार पर आप इनकी आलोचना या इनकी सीमाएं, इनकी कमियां इनको बता देंगे, और ये जो
आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये संवैधानिक राजनीति में इनका विश्वास नहीं था और जनशक्ति में विश्वास नहीं था, इनका सामाजिक आधार बहुत सीमित था, इनके ऊपर जमींदारों का प्रभाव था। तो ये इनकी कमियां और सीमाएं हैं। लेकिन जब हम आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं तो केवल कमी या सीमा गिना करके नहीं छोड़ देते हैं। इन कमियों के बावजूद इनका जो सकारात्मक योगदान रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको भी लिखना जरूरी है। इनका सकारात्मक योगदान क्या था? इनका सकारात्मक योगदान ये था कि एक ऐसे वक्त में इन्होंने एक आंदोलन या कांग्रेस की स्थापना की और जनता की मांगों को आगे रखा। जब भारत में बिल्कुल राष्ट्रवाद का भाव नहीं था, लोगों में जनतंत्र लोकतंत्र को लेकर कोई शिक्षा नहीं थी, ऐसे दौर में जब ब्रिटिश शासन भी बहुत मजबूत था, ऐसे दौर में इन्होंने भारत में लोगों के भीतर राष्ट्रवादी चेतना को जगाने का काम किया, लोगों को लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता की बात को समझाने का काम किया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इनका जरूर लिखेंगे। दूसरा, इन्होंने जो अर्थशास्त्रीय आलोचना की थी, उन अर्थशास्त्रीय आलोचना जिसमें उन्होंने कृषि उद्योग निवेश इन सब चीज़ों को लेकर जो अंग्रेजों की नीति थी जिससे भारत के लोगों को नुकसान हो रहा था, तो जो इन्होंने अर्थशास्त्रीय आलोचना की उससे भी जनता में जागरूकता आई और उनका भी आने वाले समय में भारत के जनता में और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में योगदान रहा। और इनका तीसरा योगदान ये आप सकारात्मक योगदान लिख सकते हैं कि चाहे आप इनकी जितनी आलोचना कर ले, लेकिन आगे चल के जो राजनीति उग्रवादी राजनीति या महात्मा गांधी की राजनीति आई थी, उसके लिए इन लोगों ने एक आधार तैयार किया था। इन लोगों ने एक आधार तैयार किया था जरूर, जनता के बीच रह करके। तो आप ये 2, 3, 4 पॉइंट जो है वो सकारात्मक योगदान जो आलोचनात्मक समीक्षा में कमी सीमाएं लिखेंगे और इनके सकारात्मक योगदान को भी लिख देंगे। तो ये छूट गया था, इसलिए हमने सोचा कि इसको तुरंत बना दिया जाए। तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।